हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विप्लव और आप देख रहे हैं आपकी वकालत। लास्ट वीडियो में हमने सेरेमनीज़ डिस्कस करी थी और सेक्शन 8 देखा था जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की बात करी थी। आज पहले हम जो सेक्शन देखेंगे 11 और 12 देखते हैं, मतलब जिसमें वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज की बात करी है। फिर 9, 10 और 13 वो एक साथ देखेंगे, क्योंकि कंजुगल राइट्स और आपका जुडिशियल सेपरेशन और जो डाइवोर्स है वो एक पैरेलल उसमें चलता है सीरीज़ में, तो हम जो है ना उसको एक साथ पढ़ेंगे। अभी हम देख लेते हैं वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज कौन कौन सी होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सेक्शन, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब हम सेक्शन 5 पढ़ा था हमने कंडीशंस फॉर वैलिड मैरिज के लिए, तो सेक्शन 11 जो बात करता है यहाँ पे वो बात करता है वॉइड मैरिज की। तो कौन कौन सी मैरिज वॉइड होंगी ये हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें 3 पॉइंट बता रखे हैं, पहला, चौथा और 5वां ऑफ सेक्शन 5। सेक्शन 5 का जो सब क्लॉज है पहला, चौथा और 5वां, अगर इनके तहत कोई शादी हुई है तो ऐसी शादी होगी वॉइड। अब इसमें क्या क्या था रिमाइंड कर लेते हैं। पहला जो क्लॉज इसका कह रहा था वो कह रहा था कि अगर पहले से ही कोई स्पाउस है लिविंग, मतलब जो भी शादी कर रहा है उसका पहले से ही कोई पति या पत्नी है। अगर लड़का है तो पत्नी, अगर लड़की है तो कोई पति उसके साथ पहले से ही रह रहा है, तो ऐसी शादी क्या होंगी? वॉइड। इसके अलावा ये चौथा कहता है कि अगर प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी हो गई तो भी शादी क्या होगी? वॉइड। प्रोहिबिटेड डिग्री याद करो, लड़के के केस में अपनी माँ से शादी नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद जो है अपनी बहन से शादी नहीं कर सकता, अपनी मामी से शादी नहीं कर सकता, अपनी चाची से शादी नहीं कर सकता। तो ये सारी जो शादियाँ किस में आती हैं? प्रोहिबिटेड डिग्री में। अगर ऐसी कोई शादी हुई है तो वो भी कैसी होंगी? वॉइड मैरिज। इसके अलावा 5वां जो इसका क्लॉज था वो बात करता था सपिंडा रिलेशनशिप। तो सपिंडा रिलेशनशिप में क्या था कि 5 जो जनरेशन देखेंगे फादर की साइड से और 3 जनरेशन देखेंगे मदर की साइड से। अगर उसमें जिसकी भी शादी हो रही है, मान लो इस भाई की शादी होनी है, तो 5 जनरेशन ऊपर फादर की तरफ से और 3 जनरेशन ऊपर मदर की साइड से। अगर कोई भी लड़की इनके ख़ानदान में से आ रही है, 5 जनरेशन फादर और 3 जनरेशन मदर, तो ऐसी शादियां भी क्या होंगी? वॉइड होंगी। पहली चीज़ तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि वॉइड मैरिज का इफ़ेक्ट क्या होता है। देखो, वॉइड मैरिज का जो इफ़ेक्ट होता है ना, लीगल इफ़ेक्ट इसका होता है क्या? 0। मतलब कि ये जो शादी मानी जाती है, ये शादी ऐसी मानी जाती है कि जैसे कभी हुई नहीं है, ये शुरू से ही वॉइड है, ठीक है। इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। मान लो इसका एग्जांपल देता हूँ, ये भाई साहब हैं शिवम, इनकी किसी से शादी हुई, बाल भी बना देता हूँ नहीं तो नाराज़ हो जाएंगे भाई साहब, ठीक है। ये शिवम है, इनका नाम क्या लें? इनका नाम ले लेते हैं हम, मान लो कोई लड़की है रीतू, ठीक। इन भाई साहब की शादी हो गई। अब क्योंकि ये तो हैं कौन? उस किस्म के आदमी के, इनको जो एक से तो इनका नहीं चल रहा, अब इन्हें चाहिए एक और, इन्हें कोई महिला एक और पसंद आ जाती हैं, ठीक है। इनका नाम है राधा। अब ये बनने चले हैं इनके कृष्ण दोबारा से। इन्होंने क्या काम करा? इन्होंने फिर से शादी कर ली। इनकी ये वाइफ है ऑलरेडी, इन भाई साहब की एक शादी हो रखी है पहले रीतू नाम की लड़की से, पर इन्होंने अपनी चालबाजी दिखाई और इससे भी शादी कर ली। अब क्योंकि ये जो राधा मैडम है, इनकी दूसरी शादी है इस बंदे के साथ, क्योंकि इनकी पहले से ही एक जो है वाइफ है ऑलरेडी, तो ये जो शादी इन्होंने दूसरी करी है, ये शादी कैसी होगी? वॉइड।
दूसरी बात, अगर कल को मान लो इनका पहली बात तो जब शादी ही वॉइड है और इसका जो लीगल इफेक्ट मैंने बताया आपको 0, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये मैडम डाइवोर्स नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि शादी वॉइड है, शादी को मान ही नहीं रहा। जो कोर्ट है या लॉ है, लॉ सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, वो शादी को 0 मान रहा है, पहले से ही, शुरू से ही 0 है। भाई जब तुम्हारी शादी हम मान ही नहीं रहे तो डाइवोर्स किस चीज़ का। दूसरी बात, मेंटेनेंस नहीं मांग सकती, ठीक है। तीसरी बात, प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा। अच्छा, जो प्रॉपर्टी और मेंटेनेंस वाली बात है वो इस सेकंड वाइफ को तो नहीं मिलेगा, ठीक। बट अगर इस सेकंड वाइफ से कोई इनके बच्चे हो जाते हैं तो इन बच्चों का मेंटेनेंस का भी राइट होगा और बाप की प्रॉपर्टी पे भी राइट होगा। लेकिन जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो होनी चाहिए सेल्फ एक्वायर्ड, मतलब कि बाप ने खुद से अपनी जो है ज़िंदगी में मेहनत करके खुद के पैसे से कोई प्रॉपर्टी खड़ी करी हो, दादा परदादा या पूर्वज की जो प्रॉपर्टी है उसमें इन बच्चों का राइट नहीं होता, ठीक। तो ये होती है वॉइड मैरिज, इसको हम बोलेंगे वॉइड मैरिज, जिसमें लीगल इफेक्ट क्या होता है? 0 होता है, जिसके बिहाफ पे ना तो आप डाइवोर्स ले सकते हो और ना ही आपको कोई मेंटेनेंस मिलेगा, ठीक। बट बच्चों का पूरा राइट होता है बाप की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे और बच्चे मेंटेनेंस मांग सकते हैं। इवन मैरिज इज वॉइड तब भी मांग सकते हैं। तो ये था सेक्शन 11 वॉइड मैरिज। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वॉइडेबल मैरिज, जो कि है सेक्शन 12। ये है सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज। वॉइडेबल मैरिज में कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं एक्ट में ही 1955 के। वो क्या क्या पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। इसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं, तो वो 4 कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ। पहली कंडीशन तो ये है कि शादी हो गई और इन्होंने कंज्यूमेट नहीं किया शादी को। कंज्यूमेट का मतलब है फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बने, मतलब जो भी मैट्रिमोनियल ड्यूटीज़ होती हैं वो नहीं हुआ पूरी, तो ऐसी शादी क्या है? वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब ये है कि शादी तो वैलिड है, मतलब शुरू से वॉइड नहीं है ये शादी। ये वॉइडेबल मैरिज जो है, जैसे हम वॉइड मैरिज देख रहे थे उसमें क्या था कि शुरू से ही 0 इफेक्ट था लीगलिटी का, मतलब आप डाइवोर्स नहीं ले सकते, मेंटेनेंस नहीं ले सकते, है ना, प्रॉपर्टी जो है नहीं मांग सकते। बट इसमें क्या है, वॉइडेबल में ऐसा नहीं है। वॉइडेबल का मतलब है कि जब शादी हुई थी तब तो थी वो वैलिड। अब आपको हम ये ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर आप चाहो तो अपनी मैरिज को ख़त्म करा सकते हो कोर्ट में जाके। उनके 4 ग्राउंड्स देख रहे हैं कौन कौन से। पहला तो है कंज्यूमेटेड मैरिज। अगर मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई, मैट्रिमोनियल ड्यूटीज़ आपने नहीं निभाई, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बने शादी के बाद, तो आपके पास ये ग्राउंड है कि आप जाके कोर्ट में इसको ख़त्म करा सकते हो मैरिज को। दूसरा पॉइंट जो हमने सेक्शन 5 पढ़ा था जब कंडीशंस फॉर वैलिड मैरिज देख रहे थे, उसमें हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि अगर कोई मेंटल डिसेबिलिटी है जिससे आप शादी कर रहे हो, ठीक है, मान लो जिस टाइम पे शादी हुई आपको नहीं पता था कि भाई मेंटल डिसेबिलिटी है, बाद में आपको पता चला कि यार ये तो लड़की पागल है और आपको उस टाइम पे बताया नहीं गया, तो आपके साथ हो गया फ्रॉड। अब आपके पास ये ऑप्शन है, चाहे तो आप इस मैरिज को कंटिन्यू कर लो, ठीक है, या फिर कोर्ट में जाओ और ये प्रूव कर दो कि जी वो मेंटल डिसेबल थी, हमारे साथ फ्रॉड हो गया, तो कोर्ट से आप ख़त्म करा सकते हो। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट बता रखा है इसमें कि अगर आपकी जो मैरिज है वो चाइल्ड मैरिज थी, ठीक है, चाइल्ड मैरिज मतलब आपकी जो उम्र थी वो 15 साल से भी कम थी या 18 साल से कम थी बेसिकली, जैसे पहले के ज़माने में हो जाती थी, जो 12 साल में शादी हो रही है बच्चियों की या 13 साल में हो रही है, उस केस में भी आप लड़की को ये राइट है कि वो जाके, अच्छा ये अलग से ग्राउंड भी है एक, जब हम 13 सेक्शन 13 के ग्राउंड्स पढ़ेंगे ना, उसमें भी है रिप्यूडिएट करके रिप्यूडिएट मैरिज एक ग्राउंड है, वो यही ग्राउंड है। तो वहाँ पे क्या है, अगर 18 साल से कम की लड़की है और
उसकी जो शादी है, उसकी जो कंसेंट है, शादी की कंसेंट उसके गार्जियन ने दी है, गार्जियन ने दी है, प्लस लड़की को फोर्सफुली मनाया है या उसको जो है उसके साथ फ्रॉड किया है, झूठ वूठ बोल के, बहला फुसला के या फोर्सफुली, उसकी कंसेंट किसने दी है? गार्जियन ने, और उसकी करा दी शादी। ठीक, अब शादी करा दी है तो ऐसी जो मैरिज होंगी वो भी कहलाएंगी वॉइडेबल। इसमें इस लड़की के पास ये ऑप्शन है कि ये जाए, या लड़के के पास भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि लड़की के ही पास हो, लड़के के पास भी यही ऑप्शन है कि कोर्ट में जाए और वहाँ जाके बोल दे कि सर मेरी जो भी कंसेंट इस शादी के लिए नहीं थी और मेरे गार्जियन ने कंसेंट दी है वो फोर्सफुली दी है या फिर मेरे साथ फ्रॉड हुआ। अगर कोर्ट आपकी बात से सेटिस्फाई हो जाती है तो कोर्ट इस शादी को कर देगी ख़त्म। तो लास्ट जो पॉइंट आता है इसमें, फोर्थ, वो आता है कि अगर लड़की प्रेग्नेंट थी पहले ही शादी के, शादी से पहले ही लड़की क्या थी? प्रेग्नेंट। आपको पता नहीं था, आपको बाद में पता चला जब जो है इन दीदी का जो भी दिक्कत परेशानी हुई तो आपको पता चला, आपने चेकअप वेकअप कराया, पता चला जी मैडम जी तो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। तो ऐसे केस में भी शादी क्या होगी? वॉइडेबल। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो उसको कंटिन्यू कर सकते हो शादी को, और अगर चाहो तो वॉइड करा सकते हो, मतलब ख़त्म करा सकते हो कि भाई मैं नहीं रह सकता शादी में। ठीक, तो ये तो कंडीशन है चारों, जब आप शादी को वॉइड करा सकते हो, कोर्ट के पास जाके वॉइड करवा सकते हो, ये वो कंडीशन है। इसके कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे आपको जो है ये बोला गया है कि आप अगर ये कंडीशंस हैं तो आप शादी को नहीं करा सकते वॉइड। वो क्या क्या कंडीशंस है वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। तो एक्सेप्शंस देखेंगे। एक्सेप्शंस में ये कहना चाहता है कि आपने अभी तक जो भी 4 ग्राउंड्स देखे हैं जिस पे आप अपनी वॉइडेबल मैरिज को वॉइड करा सकते हो, ठीक है, मतलब ख़त्म करा सकते हो। वॉइडेबल का मतलब यही है ना, पहले शुरू में वो वैलिड थी, बाद में आपको जो है चीज़ों का पता लगा, आप पहुँच गए कोर्ट के जी मैं नहीं रह सकता इस शादी में। अब ये कह रहा है कि एक्शन इसके सेक्शन 12 के सबसेक्शन 2 में, अब ये कह रहा है सबसेक्शन 2 कि अभी तक जो आपने ऊपर पढ़ा है उसे भूल जाओ, जो मैं बता रहा हूँ उसे सुनो। तो ये कह रहा है कि देखो, जहाँ पे आप बात कर रहे हो सी पॉइंट की, ऊपर वाले की, किसकी? कि जहाँ पे चाइल्ड मैरिज हुई है, जहाँ पे कंसेंट किसने दी है? गार्जियन ने। अगर मान लो ऐसी कंडीशन है तो ये कह रहा है एक्सेप्शन के ऐसे केस में आपको 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर क्या करना है? कोर्ट पहुंच जाना है। आपको पहुंच जाना है कोर्ट इसको ख़त्म कराने के लिए। ठीक, तो आपकी जो मैरिज होगी उसको कोर्ट कंसिडर करेगी और ख़त्म कर देगी। दूसरा इसी का पॉइंट कह रहा है कि अच्छा, इसमें पहले एक चीज़ ये डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लो 1 साल के बाद जाते हैं तो कोर्ट फिर जो आपकी पिटीशन है उसको कंसीडर नहीं करेगी, डिसमिस कर देगी। कोर्ट ये मानती है कि भाई आपको चलो पता चला, 1 साल तक का आपके पास टाइम था, आप तब 1 साल तक क्या कर रहे थे? 1 साल के अंदर भी तो आ सकते थे। अगर आप उस स्पाउस के साथ रह रहे हो वैसे के वैसे ही, आपने कंटिन्यू कर दी है लाइफ, मतलब आप उसके साथ रह रहे हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, अच्छा पी रहे हो, तो फिर आपको जो है डाइवोर्स की ज़रूरत क्या है, या आपको जो है शादी को वॉइड कराने की ज़रूरत क्या है? ठीक, अगर आपको प्रॉब्लम है तो कोर्ट कहती है कि भाई साहब आप जो है 1 साल के अंदर अंदर आओ। अगर 1 साल के बाद आ रहे हो तो यानी कि फिर आप जो है कुछ चालबाजी कर रहे हो, फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भैया 1 साल के अंदर आप क्यों नहीं आए। ठीक, तो पहला पॉइंट तो इसका यही कह रहा है एक्सेप्शन का, कि अगर चाइल्ड मैरिज हुई है और 1 साल के अंदर आपको पिटीशन लानी है, अगर पिटीशन 1 साल के बाद लाते हो तो कोर्ट उसको डिसमिस भी कर सकती है, या फिर आपको जो है रीज़न ऑफ डिले बताना पड़ेगा कोर्ट को कि किस वजह से आपने पिटीशन डिले करी। दूसरा पॉइंट यही है कि अगर आप स्पाउस के साथ रहने लग गए हो तो ये मान लेगी कोर्ट कि आपने वो मैरिज एक्सेप्ट कर ली है, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक, पहला एक्सेप्शन तो ये था। अब देखते हैं दूसरा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये है कि जो अभी हमने ऊपर देखा कि अगर वाइफ पहले से प्रेग्नेंट है, उसकी शादी से पहले ही, उस पॉइंट का एक्सेप्शन है। आप वॉइड तो करा सकते हो, बट आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि एट द टाइम ऑफ मैरिज
मैरिज के टाइम पे आपको यही नहीं पता था कि उस जो आपकी वाइफ है जिससे आपकी शादी हो रही है वो प्रेग्नेंट थी। पहले तो आप ये सेटिस्फाई करो। दूसरा इसमें कह रहा है कि जो भी आप पिटीशन लाओगे वो 1 साल के अंदर अंदर ही लाओगे पता लगने के। अब चाहे जो है इस एक्ट के पहले आपकी शादी हुई हो या फिर इस एक्ट बनने के बाद में, जब भी आपको पता लगा है 1 साल के अंदर अंदर पिटीशन ले आओ। अगर नहीं लाए तो फिर वही है। तीसरी कंडीशन ये कह रहा है कि जब आपको इस फैक्ट का पता चला कि जिससे आपकी शादी हुई है वो पहले से प्रेग्नेंट थी, तो उस केस में उस फैक्ट की डिस्कवरी के बाद जब आपको पता लग गया, उसके बाद से आपके और जो आपकी वाइफ है करंट, उनके बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना। तो जब आप ये 3 कंडीशन फुलफिल कर दोगे, कोर्ट को सेटिस्फाई कर दोगे, तब जो है कोर्ट आपकी मैरिज को क्या करेगी, ख़त्म करेगी, वॉइड करेगी। तो ये 2 इसके एक्सेप्शन थे, ये आपको माइंड में रख के चलना जब भी आप वॉइडेबल मैरिज पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये थी जो है वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे सेक्शन 9, 10 और 13 तो ये हम सीरीज़ में पढ़ेंगे एक साथ, तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इस वीडियो को शेयर कर देना अगर पसंद आई हो, और कमेंट में अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।